एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ कंट्रोल सिस्टम का। हमारा जो चैप्टर है रूट लोकस और जो टॉपिक है एंगल ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल। आप देखे होंगे यूट्यूब में मेरे जो वीडियो अवेलेबल है उसमें मैं रूट लोकस का डिटेल में एनालिसिस किया हूँ, जो क्वेश्चंस पे बेस्ड था आपके पास, और ट्राई किया हूँ कि रूट लोकस हो चाहे कम्प्लीमेंट्री रूट लोकस हो आपको अच्छा आइडिया मिले। फिर मैं देखा था कि कमेंट्स में बहुत सारे लोगों का था कि सर आप एंगल ऑफ डिपार्चर और अराइवल पे बेस ज्यादा बात नहीं किए, क्योंकि जितने क्वेश्चन में सिलेक्ट किया था उसमें से कोई भी क्वेश्चन एंगल ऑफ डिपार्चर या एंगल ऑफ अराइवल का नहीं था। जितने भी क्वेश्चन में सिलेक्ट किया था तो मेरे को लगा कि एंगल ऑफ डिपार्चर और अराइवल की बात कर सकते हो। बहुत टफ टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे बेस्ड है, एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन पे बेस्ड है, तो आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। तो मैं एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल की बात कर देता हूँ, बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। बस आप ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं एग्जाम्पल भी लूंगा रूट लोकस के अंदर एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल का सिग्निफिकेंस क्या होता है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, तो आप स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखिएगा। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे को एंगल ऑफ डिपार्चर और अराइवल की बात करना है तो डिपार्चर और अराइवल टर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्यों यूज होता है और कैसे यूज होता है इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो अगर मैं बोलूं कि एक ट्रांसफर फंक्शन ले रहा हूं, मैं एक ट्रांसफर फंक्शन ले रहा हूं, एक जी ऑफ एस, एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ले रहा हूं मैं के एस प्लस टू एस प्लस फोर अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू, एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिया के एस प्लस टू एस प्लस फोर अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू। और अगर मैं बोल रहा हूं कि इसका पोल जीरो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं अपन एस प्लेन में, सिग्मा जे ओमेगा, एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू के जो रूट्स होते हैं -1 प्लस माइनस जे वन होते हैं, तो -1 प्लस माइनस जे वन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट हम ड्रॉ कर लिए। इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो जे वन है, इसका इमेजनरी पार्ट माइनस जे वन है, और रियल पार्ट इज -1। तो ये -1 प्लस जे वन आ गया, और ये -1 माइनस जे वन आ गया। फिर आपके पास जीरोस कहाँ पे आ रहे थे, तो जीरोस जो आ रहे थे वो -2 पे आ रहे थे, ये -2 ले लेता हूँ मैं, और ये आ रहा था आपके पास -4 पे। ओके, -2 और -4 पे ऐसे आपके पास। अब आपको क्या पता होना चाहिए, तो पोल जीरो डायग्राम बना है तो एंगल ऑफ डिपार्चर का कंसेप्ट किसके लिए यूज हो जाता है। तो आपको अगर पॉइंट्स नोट करना है या ऑलरेडी आप जानते हो तो सिर्फ सुन लेना है आपको। एंगल ऑफ डिपार्चर इज वैलिड फॉर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स। एंगल ऑफ डिपार्चर इज वैलिड फॉर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स। तो हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स के लिए एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करते हैं। क्यों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स के लिए एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करते हैं बताऊंगा मैं रूट लोकस डायग्राम बनाते हुए। तो एंगल ऑफ डिपार्चर इज वैलिड फॉर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स। एंगल ऑफ अराइवल इज वैलिड फॉर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि देखो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स ये है -1 प्लस जे वन, ये -1 माइनस जे वन, इसके लिए एंगल ऑफ डिपार्चर हम फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल ऑफ डिपार्चर जब मैं फाइंड आउट करूंगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स के लिए, तो जैसे दो पोल्स है तो एंगल ऑफ डिपार्चर अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूं s इक्वल टू -1 प्लस जे वन के लिए, इसके लिए एक एंगल ऑफ डिपार्चर निकलेगा। फिर इसके लिए आपके एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड आउट करना है -1 माइनस जे वन के लिए। ये एंगल ऑफ डिपार्चर हम कैलकुलेट करने वाले कि एंगल ऑफ डिपार्चर कितना होगा एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स के लिए। अब जब मैं एंगल ऑफ अराइवल की बात करूंगा तो एंगल ऑफ अराइवल इज वैलिड फॉर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जीरोस बोला, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जीरोस के लिए हम एंगल ऑफ अराइवल यूज करते हैं। ठीक है, रूट लोकस के अंदर आपको अच्छे से देखने को पता भी चलेगा कैसे अराइवल का क्या मीनिंग होता है। अब अगर मैं बात करूं कि एंगल ऑफ डिपार्चर क्या इंडिकेट करता है, तो एंगल ऑफ डिपार्चर इंडिकेट्स द एंगल बाय विच पोल इज डिपार्टेड फ्रॉम इट्स पोजीशन। अपनी जगह से पोल कितने एंगल से डिपार्ट होगा, दैट मीन्स द एंगल ऑफ अराइवल। Angle of arrival indicates the angle by which pole is departed from its position. Angle of departure, no? Angle of departure indicates the angle by which pole is departed from its position. Angle of arrival indicates the angle by which pole arrives near the complex zero. इसका मतलब है डिपार्चर के केस में पोल डिपार्ट होगा और अराइवल के केस में पोल कॉम्प्लेक्स जीरो पे अराइव होगा। इसका मतलब है डिपार्ट भी पोल होता है और अराइव भी पोल्स होता है। कई बार हमारे माइंड में डाउट किया जाता है, हमको लगता है कि डिपार्चर इज रिलेटेड विद द पोल एंड अराइवल इज रिलेटेड विद द जीरो। ये सही है, लेकिन ये पूरा 100% परफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स के लिए एंगल ऑफ डिपार्चर निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जीरोस के लिए एंगल ऑफ अराइवल निकालते हैं। लेकिन जो कंसेप्ट है और जो टर्मिनोलॉजी है, डिपार्चर फॉर पोल और अराइवल इज आल्सो फॉर पोल। अराइवल का मतलब होता है पोल जो होगा वो कितने एंगल से अराइव होगा कॉम्प्लेक्स जीरो पे, दैट मींस एंगल ऑफ अराइवल। और डिपार्चर का मतलब होता है पोल, कॉम्प्लेक्स पोल कितने एंगल से अपनी जगह से डिपार्ट होगा, दैट मींस एंगल ऑफ डिपार्चर। तो इसी के बारे में अपन बात करेंगे, इसलिए मैं बोला पूरा वीडियो देखिएगा। स्टार्टिंग से जितना मैं बताना चालू किया आइडिया आपको होगा तो भी ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिल जाए, और लास्ट तक आप पूरे वीडियो को देखिएगा।
तो अब अगर मैं बोलूं कि एंगल ऑफ डिपार्चर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म अगर मैं बात कर लूं कि एंगल ऑफ डिपार्चर फॉर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स इज गिवन बाय, एंगल ऑफ डिपार्चर फॉर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल इज गिवन बाय 180 - 5, जो 5 होता है ये होता है समेशन, ये देखो आपके पास समेशन 5p और 5z की है। अगर मैं बोलूं कि समेशन 5p की वैल्यू क्या होता है, ये होता है आपके पास सम ऑफ ऑल एंगल कंट्रीब्यूटेड बाय सबटेंडेड बाय या कंट्रीब्यूटेड बाय रिमेनिंग पोल्स, सम ऑफ ऑल एंगल कंट्रीब्यूटेड बाय रिमेनिंग पोल्स। और ये समेशन जो 5z लिख रहा हूं मैं, समेशन 5z, सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स लिख दिया आपके पास, सम ऑफ ऑल एंगल कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल जीरोस। अब ये ऑल जीरो से लेके यहां पे रिमेनिंग पोल्स की मीनिंग के बारे में भी बात कर लेंगे अपन, ये आपके पास लिखा हुआ है। तो मैं बोल रहा हूं कि एंगल ऑफ डिपार्चर का डेफिनेशन 180 - 5 और 5 की वैल्यू समेशन 5p - समेशन 5z है, 5p और 5z की वैल्यू हमने लिख ली है, ये 5 की वैल्यू होगा। अब अगर मेरे को ग्राफिकली कैलकुलेट करना, ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे को ग्राफिकली कैलकुलेट करना, तो ये जो टॉपिक है ना, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बेस है कि आपको एंगल का कितना अच्छा आइडिया, कितना अच्छा आपको एंगल का आइडिया, उस पर बेस्ड है आपके पास एंगल ऑफ डिपार्चर और अराइवल। इसलिए कई बार लोगों को प्रॉब्लम जाती है कि डिपार्चर और अराइवल सर इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है कि नहीं, और बहुत इजी, सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपको समझ आना चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं एंगल ऑफ डिपार्चर ना इसके लिए कैलकुलेट करने वाला हूं, एंगल ऑफ डिपार्चर इस वाले के लिए एस की वैल्यू -1 + j1 के लिए कैलकुलेट करने वाला। अब इसके लिए कैलकुलेट करने वाला हूं, तो ये पोल तो चला गया, 2 ही पोल थे इसमें, अब इसके लिए कैलकुलेट करे तो एक ही पोल बचा, तो इसलिए पोल्स के लिए जब लिख रहे तो रिमेनिंग पोल्स लिख रहे, अगर 2 3 4 पोल और होते तो ये पोल तो जाता, तो ये पोल को छोड़ के इसके लिए निकालने वाले हम, इसको छोड़ के बाकी जितने पोल्स होंगे उसके लिए फाइंड आउट करें, तो टर्मिनोलॉजी क्या है, रिमेनिंग पोल, और जितने जीरोस है उसके लिए तो मैं एंगल फाइंड आउट करूंगा। तो क्या हो रहा है देखो, अगर मैं बोलूं कि देखो इसका एंगल कितना होगा इसके लिए, तो ये एंगल होगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा। हम जिस भी जगह पे खड़े होते हैं हमारे ऊपर जो एंगल होता है वर्टिकल अपवर्ड, वो होता है 90 डिग्री। तो आपको क्या पता होना चाहिए हमेशा, आप एक पॉइंट पे खड़े हो, इस जगह पे खड़े हो, इसके ऊपर एग्जैक्टली ऊपर कितना होता है +90, एग्जैक्टली ऊपर, एग्जैक्टली नीचे कितना होता है -90, एग्जैक्टली राइट साइड में कितना होता है 0 डिग्री, एग्जैक्टली लेफ्ट साइड में कितना होता है 180 या -180। तो बेसिक चीजें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आप किस जगह पे हो। इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं हम लोग, 0 से 90 के बीच में, 90 से 180 के बीच में सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए जब भी मैं क्लॉकवाइज मेजर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करता हूं, ये सब एंगल पॉजिटिव होते हैं, 90, ये 180, ये 270, ये सब एंटी क्लॉकवाइज मेजर है। लेकिन अगर मैं क्लॉकवाइज मेजर करता हूं तो सब नेगेटिव होते हैं, -90, -180, ये -270 डिग्री, ये तो जो 90 होता है उसी को -270 बोलते हैं, जो -90 होता है उसी को +270 बोलते हैं। और अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का थोड़ा सा और आइडिया लेना है तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बेस में एक वीडियो भी दिया हूं यूट्यूब में कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेस्ड हम कैसे एंगल की बात कर पाते हैं अलग अलग जगह पे, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, तो आपको बहुत अच्छा और आइडिया होगा। वैसे तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि एक्सप्लेन अच्छे से करूं। देखना, इस जगह से इसका एंगल कितना है, इस जगह से इसका एंगल है 90 डिग्री। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, तो देखो आप इस जगह पे खड़े हो, ऊपर कितना एंगल होता है, इसके जस्ट ऊपर एंगल कितना होता है 90, इसके जस्ट राइट में कितना होता है 0 डिग्री। तो जब भी आप जिस जगह पे खड़े रहोगे उसके राइट साइड में 0 डिग्री, जस्ट मेरे ऊपर 90 डिग्री, और अगर मैं यहां पे कहीं देख रहा हूं, मेरे इसे डायगोनली देख रहा हूं इस साइड, तो 0 और 90 के बीच का एंगल होगा। तो जब भी आप ऐसे देखते हो डायगोनली इस साइड, ये एंगल ना फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है, और ये 0 और 90 के बीच का एंगल होता है। ये देखो 0 और 90 के बीच का एंगल कितना होगा, tan इनवर्स y/x। देखो y की वैल्यू कितना है 1, और ये कितना था, ये पॉइंट कितना था -1, ये पोल, तो ये डिस्टेंस कितना है 1, ये डिस्टेंस कितना है 1, तो tan इनवर्स 1/1 ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, 45 डिग्री है। तो हमेशा आपको क्लियर रहना चाहिए जिस जगह पे आप खड़े हो उसके राइट साइड में 0, उसके ऊपर एग्जैक्टली 90, तो इस जगह जब भी देखोगे ये 90 डिग्री, ये 0 से लेकर 90 डिग्री होगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। चलो अब मैं यहां की बात कर रहा हूं, ये एंगल आपको देखना, फिर से हम लोग इस जगह से ऐसे देख रहे हैं, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हुआ, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देखो y की वैल्यू कितना है 1 और x की वैल्यू कितना है, देखो ये डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस
-1 से -4 के बीच का डिस्टेंस 3 है। इसका मतलब है कि एंगल हुआ tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 1/3 18.43 होता है। tan इनवर्स 1/3 18.43। मैं तो कुछ वीडियोस में बताया भी हूं कि किसी स्टूडेंट को क्या क्या एंगल पता होना चाहिए, जिन एंगल को वो बहुत ही परफेक्टली यूज कर सकता है। देखो इतना आ गया। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो समेसन 5p की वैल्यू कितना है, समेसन 5p की वैल्यू कितना है भाई, एक ही पोल था रिमेनिंग पोल के नाम पे 90 डिग्री, यस। समेसन 5z कितना है, समेसन 5z, समेसन 5z में देखो दो पोल है, एक 45 है और एक 18.43। 45 प्लस 10 हो गया 55, 55 और 8 किया आपके पास तो ये हो गया 63.43। देखो 63.43 समेसन 5z आ गया। अगर मैं बोलूं कि देखो 5 कितना होगा, तो 5 दोनों का डिफरेंस था, दोनों का डिफरेंस मतलब 90 माइनस 63.43, ये तो हो गया 26.56, ये आ गया 26.56। अब ये 26.56 आ गया आपके पास। अब अगर मेरे को बोला जाए कि देखो एंगल ऑफ डिपार्चर कितना होगा, तो एंगल ऑफ डिपार्चर जो होगा, ये एंगल ऑफ डिपार्चर जो होगा 180 माइनस 5 होगा, तो 180 माइनस 5 और 5 की वैल्यू हमारे पास है 26.56। इसका मतलब है कि 5d की वैल्यू आ गई आपके पास 26 माइनस कर दिए, तो अगर मैं 25 माइनस कर दूं आपके पास तो 150 में से आपके पास ये गया तो 153.43 आ गया आपके पास एंगल ऑफ डिपार्चर, 153.43 आया। बट ये 153.43 किसके लिए आया, ऊपर वाले के लिए। मतलब अपना आंसर क्या होना चाहिए कि एंगल ऑफ डिपार्चर फॉर -1 प्लस j1 इज इक्वल टू 153.43। बट अगर मेरे से कोई बोले कि एंगल ऑफ डिपार्चर -1 माइनस j1 के लिए क्या होगा, तो -1 माइनस j1 के लिए एंगल ऑफ डिपार्चर होगा -153.43 एंगल ऑफ डिपार्चर पर -1 माइनस j1। इसका मतलब है जितना एंगल आप ऊपर का निकालेंगे, जब आप नीचे का एंगल ऑफ डिपार्चर निकालेंगे तो साइन चेंज कर देना, एग्जैक्टली नीचे है ना, एग्जैक्टली अपोजिट एंगल है। तो आपका जब भी आपको कोई फाइंड आउट करने को बोल रहा है, अगर कोई बोल रहा है -1 प्लस j1 का एंगल ऑफ डिपार्चर निकालो, ये आंसर आ गया। कोई बोल रहा है इसका निकालो, तो आप निकालना हमेशा इसी का, और इसका जो भी साइन आएगा उसको अपोजिट कर देना। कई बार सिर्फ एंगल ऑफ डिपार्चर बोला जाता है, तो एंगल ऑफ डिपार्चर तो दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स है, और अगर 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स है तो एंगल ऑफ डिपार्चर का आंसर प्लस माइनस 153.43 होगा। इसलिए एंगल ऑफ डिपार्चर का आंसर प्लस माइनस में होता है, क्योंकि आंसर हमेशा दो होते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल पॉइंट पे पूछ रहा है कि एंगल ऑफ डिपार्चर कितना होगा, 153.43, नो प्रॉब्लम। अगर कोई -1 माइनस j1 पे पूछ रहा है तो -153.43, और कोई एक दोनों पॉइंट पे पूछ रहा है या रैंडमली बोल रहा है फाइंड द एंगल ऑफ डिपार्चर, तो आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ प्लस माइनस, क्योंकि हमेशा एंगल ऑफ डिपार्चर के आंसर प्लस माइनस के फॉर्म में होते हैं। क्लियर? तो आपको ये देखना होगा कि आपसे कोई एंगल ऑफ डिपार्चर पूछ रहा है कि कोई पॉइंट देके पूछ रहा है, तो आपको अगर पॉइंट देके पूछ रहा है तो ये या ये में से कोई पॉइंट देगा, और अगर इन जनरल पूछ रहा है तो आंसर ये होगा। अब ये हो सकता है किसी का क्वेश्चन कि सर अगर -1 माइनस j1 पे अगर एंगल ऑफ डिपार्चर बोलता, तो देखो -1 माइनस j1 पे एंगल ऑफ डिपार्चर बोलता तो भी आप ट्राई करो कि आप हमेशा ऊपर वाले का निकालो, नीचे वाले का मत निकालो। क्यों? क्योंकि अगर आप नीचे वाले का निकालोगे ना तो आपको ऊपर से नीचे देखना पड़ेगा, फिर आपको ऐसा देखना पड़ेगा, तो आपका जो पोजीशन होगा ना सीन का, वो ये यहां पहुंच जाएगा। यहां जो होता है 4th कोऑर्डिनेट होता है, तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा, या फिर आप एकदम वर्टिकल डाउनवर्ड देखोगे तो -90। तो किसी स्टूडेंट को नीड नहीं है कि कोई वर्टिकल डाउनवर्ड देखे या कोई ऐसा देखे कि देखो मेरे 4th कोऑर्डिनेट में क्या, नीड ही नहीं है। इसका मतलब है कि कोई कुछ भी पूछे, जब भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स में एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना होगा, आप ऊपर का निकालना। अगर वो ऊपर का पूछा है वेरी गुड, नीचे का पूछा है तो भी ऊपर का निकालो आप, और फिर साइन चेंज कर देना। और अगर वो बोला है कि सिर्फ एंगल ऑफ डिपार्चर, तो भी ऊपर का निकालो, प्लस माइनस के साथ तो आप आंसर लिखोगे। तो एंगल ऑफ डिपार्चर का स्टाइल है, तो किसी को वरी करने की जरूरत नहीं, वेरी सिंपल। बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप जिस पॉइंट को देख रहे हो, पॉइंट कहां पे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में। और जब भी आप ऊपर वाले से निकालोगे, जब भी आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स अपवर्ड वाला निकालोगे, तो कोऑर्डिनेट दो ही होगा। कोऑर्डिनेट या तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा या तो सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का एंगल हमेशा tan इनवर्स y बाय x होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट का जो एंगल होता है, ये होता है 180 माइनस tan इनवर्स y बाय x। ये वेयर y एंड x आर पॉजिटिव, y और x नेगेटिव नहीं हो सकते, y और x पॉजिटिव, 180 माइनस tan इनवर्स y बाय x। तो जब भी आप जिस जगह पे खड़े हो, ये 0, वर्टिकल अपवर्ड 90, इस जगह का जो रीजन होता है 0 से 90 होता है। बट अगर आप ऐसा देखते हो तो देखो मेरे लेफ्ट साइड में 180 है, ऊपर 90 है, तो 90 और 180 के बीच में ये वाला रीजन होता है जिसको सेकंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में जो एंगल होगा वो 180 माइनस tan इनवर्स y बाय x होगा, 180 माइनस tan इनवर्स y बाय x होगा। तो एंगल ऑफ डिपार्चर निकालते समय आपको थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कोई कुछ भी पॉइंट दे दे भाई आप ऊपर का ही निकालना, तो आपको थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट को जबरदस्ती नहीं करवा सकता है। आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट जानना है, आपको सेकंड कोऑर्डिनेट जानना है, आपका काम हो जाएगा। तो देखो एंगल ऑफ डिपार्चर में फाइंड आउट किया,
एंगल ऑफ डिपार्चर में फाइंड आउट कर लिया, कितना निकला ऊपर वाले का 153.43, नीचे वाले का निकला -153.43, ये निकला। अब अगर मैं बोलूं कि इसका यूज क्या होगा, इसका अगर आपको यूज करना है कि मेरे को रूट लोकस बनाने में अगर इसका यूज करना है कि इसका रूट लोकस डायग्राम कैसा होता होगा, इसके रूट लोकस को आप कैसे यूज करते होगे, अगर मेरे को ऐसा देखना है तो क्या होता है आपके पास कि आप अगर ध्यान से देखोगे तो रूट लोकस तो मैं पढ़ा चुका हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको रूट लोकस आता है, क्योंकि रूट लोकस का मैं वीडियो यूट्यूब में प्रोवाइड किया हूं। जितने लोग सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे या किसी कोचिंग में स्टूडेंट्स होंगे तो उनको भी अच्छा आइडिया होगा। तो रूट लोकस का आपको आइडिया है, देखो आपके पास जो जी ऑफ एस है उसमें नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू कितना है, अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू कितना है 2, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 2 है, पी इक्वल टू जेड, पी इक्वल टू जेड अगर आपके पास है, इसका मतलब ये तो इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन हो गया, इज द इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ ब्रांचेस कितना होगा तो नंबर ऑफ ब्रांचेस पोल या जीरो के बराबर होगा, नंबर ऑफ ब्रांचेस 2 होगा, ओके। अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ एसिम्पटोट कितना होगा तो जब नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो होता तो एसिम्पटोट नहीं होता, और अगर एसिम्पटोट नहीं होता तो उस जगह पे उसका एंगल ऑफ एसिम्पटोट नहीं हो सकता, एंगल ऑफ एसिम्पटोट नहीं है, एसिम्पटोट नहीं है तो सेंट्रोइड नहीं हो सकता। तो ये बहुत गुड क्वेश्चन होता है जिसमें नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। हर वो रूट लोकस का वो डायग्राम जिसके ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे ना, तो आप एसिम्पटोट ले सकते हो क्योंकि एसिम्पटोट जीरो हो गया, एंगल ऑफ एसिम्पटोट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और सेंट्रोइड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो बचा आपके पास ब्रांचेस, बचा आपके पास क्या ब्रांचेस। और अगर मैं बोलूं इसके बाद आप किसकी हेल्प ले सकते हो तो आप ले सकते हो ब्रेक पॉइंट की हेल्प, ये ब्रेक पॉइंट की हेल्प। तो आपका क्वेश्चन ना ब्रेक पॉइंट पे बेस हो जाता है कि ब्रेक पॉइंट, तो आप देखेंगे रूट लोकस का जो मैं वीडियो दी उसमें ब्रेक पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं बोलूं कि ब्रेक पॉइंट अगर आपको कैलकुलेट करना तो आपका स्टाइल क्या होता है, एक तो आप 1 प्लस जी ऑफ एस इक्वल टू 0 पुट कर दो, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप होता है कि आप यहां से के फाइंड आउट कर लो, के का आंसर कितना आ रहा है, देखो ध्यान से, के का आंसर आ रहा है -s² प्लस 2s प्लस 2 डिवाइड बाई s+2 और s+4 कितना आ गया, s² 2 प्लस 4 6s प्लस 8, ये देखो के की वैल्यू आ गई। थर्ड आपको क्या करना है, थर्ड आपको करना है dk बाई ds इक्वल टू 0 पुट कर, dk बाई ds डिफरेंशिएट कर लो और उसके बाद इसको 0 पुट कर लो। अगर मैं dk बाई ds अगर डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो इस टाइप के डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर में कि एक स्टूडेंट जो गेट की प्रिपरेशन कर रहा है उसको बहुत ही अच्छे फॉर्म में, बहुत ही अच्छे फॉर्म में उसको डिफरेंशिएट करते आना चाहिए। और डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहां पे भी ब्रेक पॉइंट की बात करते हो। 6s प्लस 8 का स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो s² प्लस 6s प्लस 8 है और डिफरेंशिएट कर रहा हूं s² प्लस 2s प्लस 2 को, तो 2s प्लस 2 हो गया माइनस s² प्लस 2s प्लस 2 आ गया, और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 2s प्लस 6 आ जाएगा, 2s प्लस 6 आ जाएगा। इसको ऐसा कर देता हूं मैं, ब्रैकेट लगा देता हूं और इक्वल टू 0। तो फोर्थ स्टेप होता है इक्वल टू 0 dk बाई ds। अब dk बाई ds 0 पुट करोगे तो फिर रूट्स निकलेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको इसको। तो कई बार क्या होता है लोगों को बहुत कंसेप्ट पता होता है लेकिन ना लोग इसको सॉल्व करते समय मिस्टेक करते हैं। मैक्सिमम जितने लोगों को मैं पढ़ाता हूं मैं अच्छे से जानता हूं कि लोग ना रूट लोकस सीख जाते, लोगों को कंसेप्ट पता चल जाता, लोग कहां फंस जाते, बेसिक सी चीज लोग इसको ना कैलकुलेट करते समय मिस्टेक करते। इतनी बेसिक सी चीज को इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे, माइनस इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे और मिस्टेक हो गया, और मिस्टेक होने के बाद रूट्स नहीं निकल रहा है। तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आपको रूट्स निकाल देता हूं मैं। तो 2 रूट्स निकल रहे होंगे आपके पास, s1 और s2, ऐसे 2 रूट्स मेरे पास आंसर होगा। तो मेरे पास अगर 2 रूट्स की अगर मैं आंसर की बात करूं कि मेरे पास 2 रूट्स होगा तो मैं रूट्स आपको लिख ही देता हूं, -0.38 और -2.68, -0.38 और -2.61, ये आपके पास 2 रूट्स है, ये ब्रेक पॉइंट्स आए। हमको पता करना है कि इसमें से वैलिड कौन सा ब्रेक पॉइंट है। अब अगर मेरे को वैलिड ब्रेक पॉइंट के बारे में पता करना है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक ब्रेक पॉइंट की वैलिडिटी अगर आपको चेक करना है तो आप देख सकते हो, वो भी रियल एक्सिस में। तो रियल एक्सिस में चेक करना है जो वेरी सिंपल, आपको बस ये देखना होता है कि राइट साइड में उस पॉइंट के राइट हैंड साइड में ऑड नंबर है या नहीं है। अगर ऑड नंबर है तो पॉइंट वैलिड होगा और अगर इवन नंबर है तो पॉइंट वैलिड नहीं होगा। तो ये हम देखने गए। एक फिर से मैं बनाया पोल जीरो डायग्राम, सिग्मा जे ओमेगा, ये पोल जीरो डायग्राम -1 प्लस j1, ये -2 एक 0, ये 0 आपके पास -4 एक 0, ये देखो इसका रियल पार्ट -1 है। अब आपके पास 2 पॉइंट कौन कौन से आ गए, -0.381, -0.381 यहां आ गया, ये देखो -0.381 s1 -0.38, और आपके पास -2.61 कहां आएगा, यहां कहीं आएगा, देखो -2.61 यहां आएगा s2 -2.61। अब ये पॉइंट वैलिड ब्रेक पॉइंट हो सकता है कि नहीं, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इस पॉइंट के राइट साइड में ना एक भी पोल और जीरो नहीं, और एक भी पोल और जीरो नहीं मतलब टोटल नंबर काउंट में कितना हुआ, 0, एक भी नहीं मतलब 0 हुआ। 0 मतलब इवन नंबर होता है, इज नॉट ऑड नंबर, 0 इवन नंबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि रूट लोकस कभी राइट मोस्ट साइड में बन सकता है क्या, नहीं।
रूट लोकस राइट मोस्ट साइड में नहीं बन सकता है। k की वैल्यू अगर मैं 0 से इन्फाइनाइट वेरी कर रहा हूं तो रूट लोकस राइट मोस्ट साइड में बन नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप राइट मोस्ट साइड में रहोगे तो फिर तो नंबर ऑफ पोल्स प्लस 0 का एडिशन 0 हो जाएगा और वो तो इवन नंबर होता है। ये पॉइंट इनवैलिड हो गया। ये पॉइंट वैलिड हुआ क्या? इस जगह से देखो, काउंट करो, 1 0, एक पोल, टोटल एडिशन 3, 2 पोल 1 0, टोटल एडिशन 3। इसका मतलब ये वैलिड हुआ, ये वैलिड हुआ। अब ये तो 2 एडजेसेंट 0 के बीच में, तो 2 एडजेसेंट 0 कंसिस्ट ब्रेक इन पॉइंट। इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन का ब्रेक इन पॉइंट -2.61। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि द वैल्यू ऑफ ब्रेक इन पॉइंट। क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं एग्जाम में कि ब्रेक इन पॉइंट निकालो, तो ब्रेक इन पॉइंट -2.61 आपको निकाल के देना होगा। ऑप्शन में -0.38 भी हो सकता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है। देखो -2.61 फाइंड आउट कर लिया अपन ब्रेक इन पॉइंट। तो ये बड़ी बात नहीं है, कंसेप्ट जान लेना, क्योंकि बहुत अच्छे से लोग पढ़ते हैं तो कई बार कंसेप्ट जान लेते हैं, लोग फंस जाते हैं कैलकुलेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो मेरा सजेशन है और रिक्वेस्ट है कि आप अपना मैथ्स को बहुत अच्छे से रखिएगा। मैथ्स किन का अच्छा होता है? जो लोग बहुत बार बार लिखते हैं, अपना रफ कॉपी में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कैलकुलेटर बाजू में रखे रहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, बहुत ज्यादा लिखने पे वर्कआउट करते हैं, उनका कैलकुलेशन धीरे धीरे अच्छा होना चालू हो जाता है। ध्यान रखना है इस चीज को। तो देखो, अब अगर मैं बोलूं कि देखो मेरे को तो एंगल, मेरे को तो ब्रेक इन पॉइंट में मिल गया, अब अगर मेरे को रूट लोकस का फिगर बनाना है, ऊपर से मेरे को एंगल ऑफ डिपार्चर जो मैं सॉल्व किया हूं उसका मीनिंग भी समझना है। तो देखो मैं उसका मीनिंग भी समझता हूं, तो मैं एक रूट लोकस का फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, एक रूट लोकस का फिगर ड्रॉ कर। अब अगर मैं रूट लोकस का फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, देखना ध्यान से आप, तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा ज्यादा स्पेस ले लेता हूं, सिग्मा जे ओमेगा -1 -j1, ये -1 है। थोड़ा डिस्टेंस का भी प्रॉपर केयर करते हैं, थोड़ा फिगर दिखना चाहिए प्रॉपर फॉर्म में। ये -1, ये +j1, नो प्रॉब्लम। ये -j1, 0 कहां पे है? इतना डिस्टेंस ले लेता हूं 0 का। ये -2, इतना ही डिस्टेंस ले लेता हूं, -4, ये ठीक है। ब्रेक इन पॉइंट भी अपने को पता चल गया, इस जगह पे -2.61 है, -3 यहां होगा तो -2.61 यहां कहीं होगा। ये देखो ब्रेक इन पॉइंट लिख देता हूं, ब्रेक इन पॉइंट इज इक्वल टू -2.61। अब क्या है कि मेरे को पता नंबर ऑफ ब्रांचेस 2 है, रूट लोकस ब्रांचेस 2 है। अब अगर मैं बोलूं कि देखो इस पॉइंट से अगर अपने को डिपार्ट करना है, इस पॉइंट से डिपार्ट करना है, ये ऊपर का एंगल कितना होता है? 90, लेफ्ट साइड का एंगल कितना होता है? 180। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज देख रहा हूं, अपना एंगल कितना है? अगर हम अपनी बात करें कि हमारा एंगल कितना है इस पॉइंट का, 153.43 आया है। 153.43 ना 90 और 180 के बीच में होता है, तो 145 से इधर से भी ज्यादा ले लो। ये देखो 153.43 लिया। जब मैं बोल रहा हूं ना कि ये 153.43 है, ये ना सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है, ये 153.43 हुआ। ये देखो इतने अच्छे से दिखना चाहिए, ये एंगल हुआ 153.43। ये इसका मतलब है कि इतने एंगल से आप डिपार्ट करने वाले हो। अगर मैं बोलूं कि इसका देखो कितना होगा, इसका एंगल -153.43 है, तो आप कैसे बनाना चाहिए? आप अगर चाहते हो आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो, तो इसका नेगेटिव एंगल है तो आप नेगेटिव बनाओ। ये देखो -90 क्लॉकवाइज, -180 क्लॉकवाइज। तो आपको ना जब भी नेगेटिव एंगल की जरूरत होती है आप क्लॉकवाइज सिलेक्ट करते हो, जब भी पॉजिटिव एंगल की जरूरत पड़ती है एंटी क्लॉकवाइज सिलेक्ट करते हो। -153.43 कहां होगा? ये यहां कहीं होगा, -153.43। ये देखो क्लॉकवाइज है, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। 153.43 क्लॉकवाइज का मतलब ही होता है माइनस, 153.43 एंटी क्लॉकवाइज का मतलब भी होता है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव 150 है, नेगेटिव 153 है। वैसे भी -90 और -90 के बीच में नेगेटिव एंगल आएगा। अब आपको क्लियर ये रहना चाहिए, देखो क्यों हमको एंगल ऑफ डिपार्चर की जरूरत पड़ी, क्योंकि मेरे को पता है कि पोल से स्टार्ट होगा, रूट लोकस डायग्राम पोल से स्टार्ट होता है और 0 पे एंड होता है। तो अब पोल से स्टार्ट होगा तो अगर वो जो पोल है वो तो प्लेन में कॉम्प्लेक्स है। अब आप कैसे पता करोगे कि वहां से जो रूट लोकस ब्रांच आएगा वो कैसे आएगा? ऐसे में तो कोई ऐसा भी बना सकता है, कोई बोलेगा मैं तो सर डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूं, तो फिर तो कोई अपने अकॉर्डिंग अपना अपना फिगर बनाएगा, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा? इसका मतलब है कि जब भी प्लेन में, हवा में, एयर में, एक प्लेन में जब कोई पोल होता है तो कितने एंगल से डिपार्ट होता है इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको वो फाइंड आउट करना होता है। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पे इतने एंगल आपको पता चल गया, तो देखो आपके पास ये आपको पता चल गया कि इतने एंगल से डिपार्ट होगा, इतने एंगल से डिपार्ट होने वाला है। तो बहुत ही अच्छे से आप ऐसा करके लेके जा सकते हो। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो इतने एंगल से डिपार्ट हो रहा है आपके पास, ये बहुत प्रॉपर फॉर्म में दिस। अब देखो पोल से स्टार्ट होता है, k इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ और देखो k इक्वल टू इनफाइनाइट पे एंड हो गया। ये एक ब्रांच हो गया, एक ब्रांच हो गया। बोला देखो ऐसे पोल से स्टार्ट होता है और बाद में आप मूवमेंट कर लो, बाद का मूवमेंट के लिए ज्यादा वरी मत करो। ये बन गया,
ये k इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, k इक्वल टू इनफाइनाइट हो गई, द वन ब्रांच। और अगर मैं बोल रहा हूं कि सेकंड ब्रांच के लिए अगर मेरे को जाना है, तो सेकंड ब्रांच के लिए अगर मेरे को जाना है तो मेरे को क्लियर करना चाहिए आपके पास कि ऐसा अगर जा रहा है दिस वन, ये सेकंड ब्रांच, ये k इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, जो ग्रीन कलर से बना रहा हूं मैं, ऐसे जा रहा है, इस जगह पे ब्रेक इन पॉइंट हुआ, देखो रूट लोकस इंटर्स इनटू द रियल एक्सिस, ब्रेक इन पॉइंट का यही मतलब होता है। और ये k इक्वल टू इनफाइनाइट पेंड हो गया, दिस वन, ये k इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ। देयर आर टू ब्रांचेस, ग्रीन और रेड, एसिम्पटोट तो है ही नहीं, तो दो ब्रांचेस है, दो ब्रांचेस आपको दिख रहा है। एसिम्पटोट क्यों नहीं है? क्योंकि पोल जितने उतने जीरो है, इसका मतलब है कि कोई वर्चुअल जीरो या वर्चुअल पोल का कंसेप्ट ही नहीं है, जितने फिजिकल पोल उतने फिजिकल जीरो। ये बन गया रूट लोकस डायग्राम। तो एंगल ऑफ डिपार्चर का अपना खुद का सिग्निफिकेंस है कि कोई कॉम्प्लेक्स पोल अपनी जगह से कितने एंगल से डिपार्ट होता, दैट मींस द एंगल ऑफ डिपार्चर, तो अपने को चाहिए। अब अगर अपन रूट लोकस डायग्राम ड्रॉ करें तो इंपॉर्टेंट है, और अगर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिपार्चर, तो भाई अपन निकाल सकते हैं। मैथ्स अपने को आना चाहिए, अपने को एंगल कैलकुलेट करते आना चाहिए, तो एंगल ऑफ डिपार्चर ना आप कैलकुलेट कर सकते, नो प्रॉब्लम। देखो एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट कर लिया, तो एंगल ऑफ डिपार्चर इज वैलिड फॉर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स। कोई एंगल अपनी जगह से, जो कॉम्प्लेक्स पोल है, जो प्लेन में रखा है, जो हवा में रखा है, वो कितने एंगल से अपनी जगह से डिपार्ट होगा, दैट मीन द एंगल ऑफ डिपार्चर। ओके, अब अगर मैं बोलूं कि अगर मैं एंगल ऑफ अराइवल की बात करता हूं, तो एंगल ऑफ अराइवल में क्या होता है पता है आपके पास? एंगल ऑफ अराइवल की बात कर देता हूं, लिख देता हूं, ध्यान से देखना। एंगल ऑफ अराइवल की अगर मैं बात कर रहा हूं ना, तो एंगल ऑफ अराइवल क्या होता है, फॉर्मूले में चेंज हो गया। एंगल ऑफ डिपार्चर की जगह एंगल ऑफ अराइवल, और ये 180 + 5 हो गया। ये चेंज नहीं होगा, ये वही रहेगा, माइनस की जगह प्लस हुआ। ये समेशन जो 5 ये सम ऑफ ऑल एंगल कंट्रीब्यूटेड बाय, ये रिमेनिंग हट गया, जो पोल्स होंगे उनके कारण होगा। सम ऑफ ऑल एंगल कंट्रीब्यूटेड बाय, यहां पे रिमेनिंग आ जाएगा, यहां पे रिमेनिंग जीरोस आ जाएगा, ये रिमेनिंग जीरोस, ये रिमेनिंग जीरोस, तो यहां पे रिमेनिंग इसमें आ गया और यहां से हट गया, 180 + 5 हो गया एंगल ऑफ अराइवल। अब अगर एंगल ऑफ अराइवल की अगर मैं बात कर रहा हूं, एंगल ऑफ अराइवल की बात, तो क्या होगा आपके पास पता है कि एंगल ऑफ अराइवल तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जीरोस के लिए होता है। मैं क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं चलो नया क्वेश्चन लेते हैं अपन g ऑफ s, और मैं क्या करता हूं, इसी को ले लेता हूं k s² + 2s + 2 और s + 2 और s + 4। नया क्वेश्चन लेने की जगह मैं सेम क्वेश्चन ले लिया, इसलिए भी सेम क्वेश्चन ले लिया कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि कोई कभी बोल दे कि अगर एक एंगल ऑफ डिपार्चर जिस जगह पे एग्जिस्ट कर रहा था उसके पोल और जीरो को इंटरचेंज कर दिया गया, तो एंगल ऑफ डिपार्चर एंगल ऑफ अराइवल बन जाएगा। तो एंगल ऑफ डिपार्चर अगर एंगल ऑफ अराइवल बनेगा, तो एंगल ऑफ अराइवल का जो एंगल होगा वो डिपार्चर के बराबर होगा कि नहीं होगा? बराबर होगा तो साइन चेंज होगा कि साइन सेम रहेगा, या फिर डिफरेंट ही होगा, तो ये भी कंसेप्ट हो सकता है। तो मैं देखो एग्जांपल चेंज कर लिया। अब क्या हो रहा है, ये देखो अराइवल, ये देखो ये पोल हो गए -2, ये क्या हो गया पोल -4 पे चेंज। अब मेरे को करना क्या है, मेरे को बस ये देखना है कि भाई -1 + j1 पे अगर मैं एंगल ऑफ अराइवल निकाल रहा हूं, तो मेरे को फाइंड आउट करना है कि देखो ये एंगल कितना है, ऊपर का वर्टिकल एंगल तो 90 होता है, तो आपको ये देखना है कि ये एंगल कितना है। तो अपने को पता था पहले से कि एंगल 45 है, ये 45 है। ये एंगल कितना है, ये भी अपने को पता था क्योंकि सेम एग्जाम्पल लिया मैं, तो ये अपने को पता था कि 18.43 है। अपनी जगह से ऊपर का एंगल कितना होता है 90। तो अगर मैं बोलूं कि समेशन 5p कितना होगा, तो देखो आपके पास इस फिगर के लिए समेशन 5p का आंसर कितना हो रहा है, 45 + 18.43, 45 + 55, 63.43, 63.43 आ गया। ये अगर मैं बोलूं कि 5z कितना होगा, तो रिमेनिंग जीरोस क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई एक जीरो तो गया जिसके लिए निकाल रहे हैं, एक ही तो बचा है, तो उसके लिए एंगल 90 हो गया। अगर मैं बोलूं कि 5 की वैल्यू क्या होगा, दोनों को डिफरेंस कर दो, -26.56 होगा 5 की वैल्यू। तो एंगल ऑफ अराइवल कितना होगा, तो एंगल ऑफ अराइवल किसके लिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट -1 + j1, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जीरो के लिए कितना आ गया 188 कर दो इसमें, 188 क्या -26.56 में, तो इंटरेस्टिंग क्या है मालूम, 153.43 आ गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंगल ऑफ डिपार्चर एंगल ऑफ अराइवल बन गया, इट्स वेरी गुड। क्या एंगल ऑफ डिपार्चर क्या बन गया, एंगल ऑफ अराइवल, फिर पोल और जीरो का इंटरचेंज कर दिया। हाँ, के को नीचे मत ला लेना ना, एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के स्टाइल में जो के होता है वो ऊपर होता है, और के की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट होती है, ऐसा नहीं कि के को भी नीचे ला लिया। ओके, क्लियर करना, सिर्फ पोल और जीरो इंटरचेंज। तो देखो ये इतना आ गया, एंगल ऑफ अराइवल s = -1 - j1 पे कितना होगा, ये आ गया -153.43, ये -153.43। इसका मतलब एंगल ऑफ डिपार्चर एंगल ऑफ अराइवल बन गया +-153.43,
एग्जैक्टली एंगल ऑफ डिपार्चर एंगल ऑफ अराइवल बन गया, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए। एंगल ऑफ डिपार्चर एंगल ऑफ अराइवल बन गया तो आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। देखो ध्यान से देखो, सब कितना क्लियर? तो मेरे को लगता है कि आपको अच्छे फॉर्म में क्लियर हो रहा होगा कि अच्छा एंगल ऑफ डिपार्चर का कंसेप्ट अगर पता है किसी को तो एंगल ऑफ अराइवल भी बनेगा, ओवरऑल एंगल ही तो पता होना चाहिए। अगर ये सेम क्वेश्चन था, इस सेम क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करूं और मैं बोल लूं कि नहीं ये जो पोल है अगर ये जीरो होता, ये कॉम्प्लेक्स जीरो होता, देखो ध्यान से, ये कॉम्प्लेक्स जीरो होता, यहां पे पोल होता, ये पोल ऐसे, ये देखो दो पोल बना दिए, तो फिर तो k इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होता है, रूट लोकस डायग्राम तो k इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होता है। इस कॉम्प्लेक्स जीरो का एंगल ऑफ अराइवल कितना है? 153.43, मतलब एंगल तो उतना ही है। ये एंगल ऑफ अराइवल का क्या मतलब होता है पता आपको? इसका मतलब ये होता है कि जो -2 है, ये जो -2 है देखो k इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होगा और ये k इक्वल टू इन्फिनिट पे एंड होगा, ये कितने एंगल से ना अराइव होगा, क्योंकि हवा में वो प्लेन है, तो ये देखो यहां से तो स्टार्ट हुआ, ये देखो अपोजिट, क्योंकि पोल से स्टार्ट होता है और जीरो पे एंड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कितने एंगल से, ये वाला पोल उस कॉम्प्लेक्स जीरो पे कितने एंगल से अराइव होगा, दैट मींस द एंगल ऑफ अराइवल 153.43, हमारा तो आंसर था। तो ये वाला पोल मतलब अराइवल और डिपार्चर दोनों तो पोल से रिलेटेड हुए। ये जो पोल है ये कितने एंगल से किसी कॉम्प्लेक्स जीरो पे अराइव होता है, दैट मींस एंगल ऑफ अराइवल। ये जो पोल, ये देखो k इक्वल टू जीरो से k इक्वल टू इनफिनिट, दिस वन। अगर मैं बोलूं कि देखो इस वाले के लिए बात कर लेते हैं, जो ग्रीन वाला जो पाथ था, ब्रांचेस सेकंड वाला जो ब्रांच था, ये देखो ये, तो अगर मैं बोल रहा हूं देखो यहां पे k की वैल्यू कितना, जीरो, डायरेक्शन चेंज कर दो, इस जगह पे ब्रेकिंग पॉइंट सेम आएगा। अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो ब्रेक आपके पास ये जो ब्रेक इन पॉइंट था ब्रेक अवे पॉइंट में हो गया, इज द ब्रेक अवे पॉइंट। वैल्यू विल बी सेम। क्यों वैल्यू क्यों सेम होगा? सेम क्यों होना चाहिए वैल्यू? इसलिए सेम होगा क्योंकि जब न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर को आप डिफरेंशिएट करते हो तो फिर क्या होता है, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर। अब आप बोल रहे हो कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करूंगा, तो जो सेकंड पार्ट था वो पहला पार्ट बना, पहला पार्ट सेकंड पार्ट बना, मिडिल में माइनस माइनस रहा, इक्वल टू जीरो था। तो जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करके डिफरेंशिएट करते हो तो जो न्यूमरेटर का जो पार्ट बचता है डिफरेंशिएशन के बाद वो सेम रहता है, क्योंकि जब आप इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो रूट्स विल बी सेम। क्या रूट्स विल बी सेम? इसका मतलब है कि ब्रेकिंग पॉइंट ब्रेक अवे पॉइंट बनेगा। आप थोड़ा सा भी मैथ सॉल्व करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, यस यार ये तो आराम से आ सकता है। तो ब्रेक अवे पॉइंट बन गया -2.61, मेरे को सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, सेम नंबर। अब मैं बोल रहा हूं देखो ये कितने एंगल से अराइव हो रहा है, ये डायरेक्शन अपोजिट, कितने एंगल से अराइव हो रहा है इस जगह पे, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जीरो से ये k की वैल्यू इनफिनिट है, इतने एंगल से अराइव हो रहा है। तो ये वाला पोल -153.43 से अराइव हो रहा है, ये वाला पोल 153.43 से अराइव हो रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ अराइवल। हाँ ये अच्छा कंसेप्ट था कि ब्रेक इन पॉइंट ब्रेक अवे पॉइंट हो गया, बिकॉज टू एडजेसेंट पोल कंसिस्ट ब्रेक अवे पॉइंट, तो ब्रेक अवे पॉइंट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि आपको बिल्कुल भी वरी नहीं करना है, बहुत इजीली आपको ट्राई करना है कि एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल आपको आना चाहिए। लोग सिर्फ एंगल ऑफ डिपार्चर एंगल ऑफ अराइवल भी पूछते हैं एग्जाम में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं, आप आराम से एंगेज कर सकते हैं इन सब चीजों को, बहुत ही अच्छे फॉर्म में एंगेज कर सकते हो। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको जब दूंगा एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल के, तो आप ट्राई कीजिएगा कि एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल आपसे बने। ठीक है, समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये टॉपिक कवर किया। आई एक्सपेक्ट कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, और इतना ही टाइम था तो इतने ही टाइम में अपन इतनी ही बात कर सकते थे जिससे कि आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए। तो मेरे को लगता है कि अच्छा आइडिया हो गया होगा, गुड। तो एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल मेरे को लगता है कि क्लियर हुआ होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल का कंसेप्ट। आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके कमेंट जो होते हैं उससे अप्रिसिएशन मिलता है, उससे सब लोगों को अच्छा लगता है कि हम जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उससे कनेक्टेड हो। आपके कमेंट करने से समझ आता है कि आपका जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा है। तो बस कमेंट का यही मीनिंग है। तो आपका जो फीलिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को लगता है एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा आप, जब भी आपको रिवीजन करना हो, जब भी चीजों को समझना हो, तो मेरे को लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।